स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या पढ़ना है, एग्जामिनर्स के द्वारा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपके पेपर का नाम क्या है। सब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि आपका पेपर का नाम बताइए, आप जो फाइल बनाए हैं वो पेपर का नाम। तो कुछ बच्चे गलती से क्या कह देते हैं कि गृह विज्ञान, जबकि गृह विज्ञान आपके विषय का नाम है, लेकिन जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं पेपर के नाम का, तो 4th सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है वो है आवास और प्रसार शिक्षा। आवास और प्रसार शिक्षा आपका ये प्रैक्टिकल जो आप करेंगे या फिर जो आप थियरी पढ़ चुके हैं वो पेपर का नाम है। नॉर्मल देखिए, विषय अगर पूछा जाए तब गृह विज्ञान कहिएगा, पेपर का नाम पूछा जाए तो आवास और प्रसार शिक्षा बताइएगा। इसके बाद अगर पूछे एग्जामिनर की प्रैक्टिकल पेपर क्या होता है, इस बार आपका कौन सा प्रैक्टिकल पेपर हुआ है वो पेपर का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कि संसाधन योजना एवं सजावट, जो कि आपके किससे लिया गया है, आवास से। इसमें 2 पार्ट थे ना, 4 यूनिट आवास, 4 यूनिट प्रसार शिक्षा। तो प्रैक्टिकल जो आपको करना है ये आवास के अंतर्गत करना है, प्रसार शिक्षा से नहीं किया गया है। और इसमें देखिए आवास में ही आप संसाधनों का योजना बनाते हैं और सजावट करते हैं। इसमें आंतरिक सज्जा, गृह सज्जा के अंतर्गत आप सब पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में यही करनी है। तो जो प्रैक्टिकल है आपका, उस प्रैक्टिकल में आपको ये 4 जो दिए गए हैं, मुख्य रूप से ये 4 यूनिट में डिवाइड करके दिया गया है। इसमें से आप कितना भी कम लिखेंगे, लेकिन इसमें से 3 या 4 प्रोजेक्ट जरूर लिखेंगे। अगर आप चारों प्रोजेक्ट लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और चारों प्रैक्टिकल अगर आप लिख लेंगे तो एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले कि विभिन्न आय समूहों के लिए पारिवारिक बजट तैयार करना, ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है। ये उद्देश्य लिखे गए हैं। जो इसमें दिया गया है कि आय समूहों के लिए पारिवारिक बजट तैयार करना, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आय क्या है, व्यय क्या है, बजट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई गई हैं। आय क्या है, जो व्यक्ति इनकम कर रहा है, कार्य करता है, उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वो आय है। व्यय क्या है वो लिखेंगे, आप किस वस्तुओं पे कितना खर्च कर रहे हैं, व्यय कर देते हैं। उसके साथ ही साथ आप जो पैसे बचा पा रहे हैं आय के अतिरिक्त जब व्यय करते हैं, तो जो पैसे बचते हैं वो आपका बचत होता है। इन सबको जो लेखा जोखा रखता है वो क्या होता है, बजट होता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी भाषा में अगर समझाएंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़े हैं तभी बता पा रहे हैं। इसके बाद है घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण। घरेलू उपकरणों में आप लोग को याद होगा 2nd सेमेस्टर में आप लोग ये चीज़ें पढ़े थे जब आप पढ़ रहे थे गृह प्रबंधन जब आपका 2nd सेमेस्टर में था। 8वीं यूनिट में कार्य सरलीकरण पढ़ाया गया था। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत कुछ घरेलू उपकरणों के बारे में बताया गया था। वो चीज़ें क्या आपके आवास के अंतर्गत नहीं आती हैं, वही चीज़ें गृह प्रबंधन में यहाँ आवास से पढ़ाया गया है। यही से घरेलू उपकरण जो है हमारा, जो भी है घरेलू उपकरण कार्य सरलीकरण के अंतर्गत जो आ रहा है, उन सब का हम बाजार सर्वेक्षण किस प्रकार से करेंगे। सर्वेक्षण क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके पहले उस वस्तु के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का सामान कितने में आ रहा है, या फिर वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसके हमें प्रयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीज़ों को पहले जान समझ लेते हैं, उसके बाद उनका क्रय करते हैं। ये सब चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद घर की योजना की मानक विशिष्टता व फर्नीचर लेआउट बनाना। घर आप बनवाएंगे, यहाँ आवास है ना, आवास से ही यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए गए हैं। देखिए संसाधन योजना एवं सजावट, पहले संसाधनों की योजना बनाएंगे फिर सजावट आप करेंगे, जिसमें देखिए घर की योजना एवं मानक विशिष्टता व फर्नीचर लेआउट बनाएंगे आप कि घर किस प्रकार से बना रहे हैं। इसमें किचन, बाथरूम, उसके बाद बेडरूम, हॉल, ये सारी चीज़ें, बालकनी, ये सारी चीज़ें आपको लेआउट में दिखा के, उसके बाद ये जो फर्नीचर की बात की जा रही है, फर्नीचर के अंतर्गत अलमारी, बेड, कूलर, फ्रिज, ये जितने भी चीज़ें हैं घरेलू उपकरण में, ये सारी चीज़ें फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो कौन से रूम को कहाँ पे होना चाहिए, किस समूह में जुड़ा होना चाहिए, किचन और जो है डाइनिंग रूम कितने पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। और इन सब के बाद फर्नीचर के बारे में भी आपको डीपली प्रैक्टिकल में बताया गया है। इसके बाद है कि रंग पहियों व रंग योजना की तैयारी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ये 4थे यूनिट से पूछा जाता है। रंग पहिए क्या होता है, रंग चक्र, जिसमें आपको ये 12 रंग के कलर बताए गए हैं, वो चक्र के द्वारा 12 पट्टियों में दिखाए गए हैं। वहाँ से आप उसको लिखिएगा, उसको रट लीजिएगा। रटने के बाद दिखेगा कि जो रंग चक्र है उसमें कितनी पट्टियां बताई गई हैं, 12 हैं उसमें। उसके बाद कौन से रंग मिलके क्या रंग बना रहे हैं रंग चक्र के द्वारा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे।
और उसकी रंग योजना किस प्रकार से बनाते हैं। एक रंगी योजना, द्विरंगी योजना, खंडित रंग योजना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको लिखी हुई दिखाई जा रही हैं। इन सब के बाद ये चारों प्रैक्टिकल आपको लिखाया गया है। पांचवा, अगर आप पांचवा करना चाहिए या फिर इसे चौथे के अंतर्गत ही फूलों की व्यवस्था व फर्श सजावट, इसके साथ ही साथ आपको ये आवास में चौथे यूनिट में ये सारी चीज़ें गृह सज्जा के अंतर्गत आपको पढ़ाई गई हैं। वहाँ से आप पुष्प व्यवस्था चाहे पूरा लिख लीजिएगा या फिर ये चौथे तक लिखिएगा। अगर आप इसमें से चाहें तो ये घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण को स्किप करके ये दोनों ही प्रैक्टिकल अलग अलग करके प्रोजेक्ट नंबर 3 इसको, 4th इसको डाल के आप लिख सकते हैं। इसका जो लिंक है क्लास का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ये चारों प्रैक्टिकल सीक्वेंस वाइज आप लिख लीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो प्रैक्टिकल है इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और खास करके ये आपके विषय अलग है, विषय गृह विज्ञान, पेपर आवास और प्रसार शिक्षा, प्रैक्टिकल पेपर जो है संसाधन योजना एवं सजावट, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल हम किस प्रकार से बनाते हैं। जिसमें सबसे पहले देखिएगा जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, वो है विभिन्न आय समूहों के लिए पारिवारिक बजट तैयार करना। हम सबसे पहले अपने पारिवारिक बजट को तैयार करने की बात करेंगे, यही उद्देश्य है जो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 1 में लिखा जाएगा। उद्देश्य को लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिख रहे हैं हम, जो इसमें आय है, पारिवारिक बजट है, विभिन्न आय समूह क्या हैं, क्या उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। किसके अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत। देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक परिवार अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे अधिकतम संतुष्टि तभी मिल पाएगी जब वह अपनी आय को योजनाबद्ध ढंग से व्यय करेगा। इसके लिए उसे पारिवारिक बजट बनाना पड़ता है। ये सब आपको संसाधन में जो सेकंड पार्ट है होम साइंस का, उसमें आप लोग को ये सब बता दिया गया है। उसमें देखिएगा फिर से, जब हम ये चीज़ें प्रस्तावना में लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं कि पारिवारिक बजट आखिर क्या होता है, कुछ विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले वेवर के अनुसार इन्होंने बताया कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों को सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। ऐसा बता रहे हैं कौन, वेवर। इसके बाद है निकल एवं डार्सी के अनुसार ये बता रहे हैं जो बजट है वो क्या है कि किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो यही सारी चीज़ें पूछते हैं कि अगर आपके पेपर का नाम संसाधन योजना है तो संसाधनों का योजना बनाते समय जो आप पारिवारिक बजट तैयार करेंगे उसमें बजट क्या होता है। अगर पूछे किसी विद्वान के अनुसार बताइए तो आप जो है एक दो जो फेमस विद्वान हैं उनके अनुसार आप बताएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल एवं डार्सी हैं, क्योंकि इनका प्रबंधन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेग एवं रस के शब्दों में क्या कहा जा रहा है कि बजट भूत के व्यय, मतलब कि पीछे जो व्यय हो चुका है उसका, और भविष्य में अनुमानित व्यय, यानी कि भविष्य में हमें कितना खर्च करना है, और वर्तमान समय के मदों पर जो वर्तमान में खर्च है उन सब पर निश्चित व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो क्या होता है, बजट होता है। बजट क्या है नॉर्मल अगर हम देखें तो, जो मेरा आय है, जो व्यय है, उन सब का जो लेखा जोखा तैयार रखता है वो क्या होता है, बजट होता है। अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ एक कागजी कार्यवाही की जाती है। इसके बाद है पारिवारिक बजट का विवरण किस प्रकार से दिया जाएगा, कि अगर हम पारिवारिक बजट तैयार कर रहे हैं तो उसमें किन बातों की जानकारी हमें मिलती है उससे। सबसे पहले देखिएगा कि एक पारिवारिक बजट के अध्ययन से निम्न जानकारी मिलती है। क्या क्या है, परिवार की कुल आय कितनी है वो पता चलता है, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग मतलब कि कितने पुरुष हैं कितनी महिला हैं, और कितने आय वर्ग के हैं, वृद्ध हैं, किशोर हैं, वयस्क हैं, बच्चे हैं, सहस्वावस्था में, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है हमें। इसके बाद है व्यय के विभिन्न मद। मद का मतलब होता है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना उन वो कौन कौन सी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, ये बातें हो जाती हैं। फिर है बजट की अवधि, बजट आप कब खर्च करें, वर्तमान में या फिर भविष्य में खर्च करेंगे या फिर
भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय आप खर्च कर चुके हैं, उन सब का लेखा-जोखा ही तो रखते हैं हम इसमें, यही बातें बताई जा रही हैं। प्रति इकाई मूल्य तथा कुल मूल्य, मतलब कि कितना हम खर्च किए हैं, एक मोटा-मोटा हिसाब या फिर कुल हिसाब हम जोड़ते हैं। इसके बाद है बचत या घाटा, यानी कि हम जो हमारा आय था उसमें से हम जो व्यय कर दिए हैं, इसके बाद हम घाटे में जा रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ बचत भी हो रहा है। यानी कि जो हमने पैसा कमाया है, जो हमारी आय है, उसमें से कुछ बच भी रहा है या फिर सब खर्च कर दिया हमने, या फिर कुछ घाटा भी कर दिया, दूसरों से भी उधार लेके हमने खर्च कर दिया। ये बातें बता दी गई हैं। फिर बजट के सिद्धांत, यानी किस सिद्धांतों पर ये कार्य करता है, ये देखिएगा इसमें सर्वाधिक ज़रूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। कम खर्च हो इस बात पर सावधानीपूर्वक नज़र रखनी चाहिए। अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है कि बजट के लाभ क्या हैं। अगर हम बजट बना रहे हैं तो उसका लाभ क्या-क्या हो सकता है। बजट देखिएगा कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। बजट निर्माण से निम्न लाभ होते हैं: अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक, आय की सीमा में रहने में सहायक, परिवार के सदस्यों में मितव्ययता का मतलब होता है कि कम खर्च में अधिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेना, वो मितव्ययिता होती है। संयम एवं दूरदर्शिता के गुणों के विकास में सहायक, बचत की आदत, ऋण के भार से मुक्त रहना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे लाभ में आती हैं जब हम बजट बना लेते हैं तो। इसके बाद है पारिवारिक बजट के प्रकार। ये पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। बजट क्या है, आय क्या है, व्यय क्या है, या फिर बजट के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती है। देखिएगा इसमें पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं: संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। ये 3 होते हैं। संतुलित बजट का मतलब होता है कि जिसमें मानित आय और प्रस्तावित व्यय, देखिएगा इस प्रकार के बजट में आय एवं व्यय में समानता पाई जाती है, यानी कि आपने जितना कमाया उतना खर्च किया, ना उसमें से बचा और ना ही आप घाटे में गए हो, यानी कि ना आपके पास कोई कर्ज है। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। देखिए इसमें संतुलित बजट बराबर मानित आय, मतलब कितनी आपकी आय, और प्रस्तावित व्यय, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये बताई जाती है संतुलित में। संतुलित मतलब संतुलन में हो, बैलेंस में हो, कोई ना बच रहा है ना उसमें कम पड़ रहा है, ये बातें संतुलित बजट होती हैं। इसके बाद बचत का बजट। नॉर्मल समझिए आपकी बचत का जो बजट होता है, ये क्या होता है कि जितना आपका प्रस्तावित आय है, जो आपका आय है, आय में से जब आप खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे व्यय करने के बाद भी बच जाते हैं, तो वो बचत का बजट होता है। ऐसा बजट जिसमें जो हमारी आय है, उस आय में से हम कुछ पैसे बचा भी ले रहे हैं, वो बचत का बजट हो जाता है। इसके बाद है घाटे का बजट। घाटे के बजट में क्या होता है कि जितना हमारा आय है, उस आय में से हम जितना व्यय करते हैं, ऐसा नहीं है कि कम खर्च कर रहे हैं इसमें। घाटे के बजट में जितना हमारा आय है वो पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम कर्ज में भी डूब जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, घाटे का बजट। तो ये मेन पॉइंट तीनों याद रखिएगा। संतुलित बजट में आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। बचत के बजट में आय हमारी ज़्यादा होती है और व्यय कम करते हैं, तो पैसे जो हम बचा लेते हैं वो बचत का बजट हो जाता है। और घाटे का बजट में जितना हमारा आय है वो भी पूरा खर्च कर देते हैं, और कुछ कर्ज लेकर भी हम खर्च कर देते हैं, वो घाटे का बजट हो जाता है। इसके बाद है कि बजट की विभिन्न मदें। मदें का मतलब है यहाँ पे कि आप जो बजट बना रहे हैं ना, किन किन वस्तुओं पे खर्च करने के लिए बना रहे हैं। देखिएगा प्रत्येक परिवार में बजट उसकी आय एवं आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, यानी कि परिवार में जब सदस्य अलग अलग होंगे, कितनी संख्या है, कितना उनका अनुपात है सदस्यों का, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उनके अनुसार हर परिवार का खर्च अलग अलग होता है। तो उसी के अनुसार देखिएगा कि किन किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, कि भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये तीनों सबसे मुख्य मद हैं। इसके बाद है अन्य घरेलू व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यक्तिगत खर्च, यातायात और बचत। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, बजट की विभिन्न मदों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है हम बजट बनाते हैं। हमने जान लिया कि आय क्या है, व्यय क्या है, बचत क्या है,
बजट क्या है, किस प्रकार से अब हम बजट बनाएंगे, ये बातें देखते हैं। बजट बनाना हेडिंग है हमारी। इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक गृहिणी जो होती है, गृह स्वामी को आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना जरूरी है। बजट बनाते समय इसके मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। बजट बनाने के मूल कुछ सिद्धांत भी दिए गए। इसमें देखिए क्या क्या सिद्धांत है। देखिए, परिवार की मासिक आय या वार्षिक आय का हिसाब लगाना। जब भी आप बजट बनाएं कि हमें कितने वस्तुओं पर कितना खर्च करना है, इससे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि आप महीने में कितना कमा रहे हैं या फिर साल भर में कितना कमा रहे हैं, इसका हिसाब आपको होना चाहिए। इसके बाद परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची बनाना कि परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से किस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है। इसके बाद आय का विभाजन विभिन्न मदों में। जो आय है हमारा, उनका हम विभाजन कर देते हैं। जो हमारा पैसा है उसमें से हम ये देख लेते हैं कि 100 रुपये हम इस वस्तु पे करेंगे, 150 इस वस्तु पे करेंगे, यानी कि सब वस्तुओं पे या फिर जितने भी चीज़ों पे हमें खर्च करना है उन सब चीज़ों को पहले लिख लेते हैं और किस पे कितना खर्च करना वो सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं। उसके बाद तो हम देखते हैं कि जो हमारा पैसा है, आय है, वो इन सब चीज़ों पे सही पड़ रहा है या फिर कम पड़ रहा है या फिर हम घाटे में जा रहे हैं या पैसा बच रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद आय का विभाजन विभिन्न मदों में इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो अनिवार्य है और आरामदायक एवं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी कुछ राशि भविष्य के लिए बची रहे। यही बातें हमने आपको बताया कि जो हमारी वस्तुएं हैं जिन पे हमें खर्च करना है उन सब के अनुसार हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि सबसे अनिवार्य जो है पहले उस पर आप खर्च करिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो पहले उसका खर्च आप करिए, उसके बाद मनोरंजन के साधनों पे बाद में खर्च करिएगा। यही बातें बताई जा रही हैं। पहले अनिवार्य चीज़ें, फिर आरामदायक, फिर विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी हमारे पास कुछ भविष्य के लिए पैसा बचा रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने परिवार का बजट बनाना चाहिए। इसके बाद है बजट बनाने की संपूर्ण क्रिया को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। इसके बाद आपको इसके फ्रंट वाले पेज पे आपको तालिका में फिगर बना के लगाना है। लगाना क्या है, आपकी फाइल जो है वो जो प्रेजेंट टाइम में फाइलें आ रही हैं उसमें पेज ऐड है, अलग से पेज नहीं लगाने हैं। तो उसके जस्ट सामने वाले पेज पे आप लिखेंगे, तालिका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम आपको आगे बता रहे हैं, पहले आप यहाँ से समझते जाइएगा कि संपूर्ण क्रिया को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्या है कि बजट की अवधि का निर्धारण। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारी जो बजट की अवधि है उसका क्या निर्धारण हम कर रहे हैं। इसके बाद है परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना तथा उनकी मात्रा निर्धारित करना। इसके बाद है विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। इसके बाद है परिवार की आश्वस्त आय एवं संभावित आय का अनुमान लगाना। 5वां पॉइंट है अनुमानित आय एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। 6वां है बजट का निरीक्षण करना। फिर बजट पर नियंत्रण रखना, समायोजन करना, फिर व्यय का मूल्यांकन करना। ये सीक्वेंस है हमारा। सबसे पहले हम बजट का अपना निर्धारण कर लें कितना है, किस प्रकार से हम बजट बनाए हैं। फिर सभी आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रख लें। फिर उन पे जो खर्च हो रहा है पैसा, उनका योग बना लें। फिर कितना पैसा टोटल खर्च होगा उसका अनुमान लगा लेते हैं। फिर आश्वस्त आय और संभावित आय का अनुमान लगा लेते हैं। फिर दोनों में क्या करते हैं, संतुलन बैठाते हैं कि हमारा आय जितना है उस हिसाब से व्यय हो रहा है कि नहीं। बजट का निरीक्षण एक बार फिर से कर लेते हैं। फिर बजट जो है हमारा उन पर नियंत्रण कुछ रख कर ही खर्च करते हैं। इसके बाद समायोजन करते हैं। फिर क्या होता है कि व्यय का हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। इतना लिखने के बाद इसके सामने वाले पेज पे इस तरह से आपको तालिका बनानी है कि विभिन्न आय समूहों के लिए पारिवारिक बजट तैयार करना। किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, एक तरफ क्रम संख्या कॉलम है, फिर विभिन्न मद, फिर इसके बाद विभिन्न मद में कि कौन कौन सी वस्तुओं पे आप कितना खर्च करेंगे वो वस्तुओं का नाम। इसके बाद निम्न आय वर्ग यानी कि जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं वो कितना खर्च करते हैं इन वस्तुओं पे। मध्यम आय वर्ग वाले कितना खर्च करते हैं उन्हीं वस्तुओं पे। और उच्च आय वर्ग जो है वो लोग कितना खर्च करते हैं। जो हमारे मुख्य मदें हैं देखिएगा, इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, ईंधन या प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा,
नौकर या धोबी, मनोरंजन, अन्य व्यय, बचत और टोटल कुल कितना खर्च हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आय वर्ग के अनुसार तालिका बना के लिख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो निम्न वर्ग का है उसकी आय जो है कितनी है, 2500 रुपये ही है। मध्यम वर्ग में 7500 है। फिर उच्च आय वर्ग का जो है उसके पास 15,000। ये महीने का हम आय हो गया इन वर्ग में अलग अलग। फिर देख लीजिएगा कि ये कितना व्यय कर रहे हैं। एक तरफ व्यय इनका रुपयों में लिखा है और फिर वही व्यय परसेंटेज में दिखाया गया है। किसके अनुसार? इनकी आय के अनुसार। ये तालिका आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम ये तालिका बना लेते हैं फिर इसके नीचे लिखते हैं कि प्रस्तावित तालिका में दर्शाए गए पारिवारिक बजट को परिवार की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, तभी बजट एक आदर्श बजट कहलाता है। इतना लिखने के बाद ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 2 है हमारा कि घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण करेंगे हम, जिसमें से हमें जो घरेलू उपकरणों को खरीदना पड़ता है बाजार का सर्वेक्षण करते हैं उसके पहले हम, कि प्रेशर कुकर, टोस्टर, गैस स्टोव, मिक्सर और ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सोलर कुकर, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको अगर हमें खरीदना है तो सबसे पहले हम मार्केट में इन सामानों के बारे में पता करेंगे कि कौन सी कंपनी के सामान कितने बजट में आ जाएंगे, या फिर इनका क्या उपयोग है, कितना ये उपयोगी है, कितना नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें सर्वेक्षण पहले बाजार का कर लेना चाहिए। तो प्रस्तावना में पहले देख लीजिए कि ये सर्वेक्षण जो है मार्केट का किस प्रकार से किया जा रहा है। प्रस्तावना में देखिए सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, ये थोड़ा बड़ा है प्रैक्टिकल फाइल इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद सर्वेक्षण में क्या बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में हैं, किस कंपनी की हैं, कितना लाभ होगा, कौन सी आबादी के लिए कितना अच्छा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाएंगे। देखिए इसके बाद बाजार सर्वेक्षण क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें हम लिख लेंगे। बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट व्यावसायिक संगठन का एक आवश्यक क्रियाकलाप है। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बाजार में उतारने से पहले बाजार सर्वेक्षण तथा उसका विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कोई सामान अगर आप खरीदते हैं अपने पारिवारिक संसाधन के लिए तो सबसे पहले आपको मार्केट का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। इसमें लक्षित समूह का ग्राहक सामर्थ्य, उनके द्वारा खरीदने की संभावना, उनकी अपेक्षाएं और आवश्यकताओं के बारे में फीडबैक लिया जाता है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद है घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरणों में कौन कौन से हैं ऐसे जो हमें हमारी जो है शक्ति का, धन का, समय का, इन सब का बजट करते हैं। उस हिसाब से हमारे घरेलू उपकरण हैं, जिसे आप लोग को थियरी में लास्ट यूनिट में यूनिट 8 में ये सारी चीज़ें कार्य सरलीकरण के अंतर्गत पढ़ाई भी गई हैं। इसके बाद देखिए कि ये उपकरण जो है ये किस प्रकार से है, इसकी परिभाषा क्या है, जीवन काल क्या है, और जितने भी आपके कार्य सरलीकरण के लिए आवश्यक उपकरण हैं उन सबको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप लिखते जाइए। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, बिल्ट इन ओवन, फ्रिज। इसके बाद देखिए घरेलू उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर जो होता है क्या होता है, कितने टेम्परेचर पर, कितने सेल्सियस पर हम इसमें खाद्य पदार्थ को पकाते हैं। टोस्टर है, उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, या फिर ये सारी जो वस्तुएं हैं कार्य सरलीकरण की उनका प्रयोग आप किस प्रकार से करते हैं, इलेक्ट्रिक के द्वारा करते हैं, कोयले के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए गैस स्टोव है, मिक्सर और ग्राइंडर है, ये चीज़ें आप लिख लेंगे। इसके बाद है देखिए रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। इसमें कुछ अलग से अगर छूट रहा है तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि हमारे ये जो घरेलू उपकरण है उनका नाम छूट गया, क्योंकि यहाँ पे आपको वही उपकरणों के बारे में बताया गया जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सोलर कुकर मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सोलर पैनल के द्वारा लाइट बनती है वैसे ही सोलर कुकर के द्वारा खाद्य पदार्थों को भी पकाया जा रहा है।
इन सब के बाद लास्ट में निष्कर्ष अगर आप हेडिंग डाल के लिखना चाहिए तो लिखिएगा, नहीं तो वैसे ही लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरणों के प्रयोग में बाजार सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार सर्वेक्षण के द्वारा उपकरणों के क्रय विक्रय प्रयोग जीवन काल आदि से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 की शुरुआत कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 में बताया गया है कि घर की योजना किस प्रकार से बनाई जाएगी। देखिए इसमें मानक, विशिष्टता और फर्नीचर लेआउट बनाएं। इसके बाद ये हमारा उद्देश्य था। उद्देश्य के बाद प्रस्तावना में लिखते हैं कि लेआउट क्या होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज इसको लिखते जाइएगा आप लोग। कहीं पर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। और एक एक जो छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, जैसे डिफिनीशन वगैरह परिभाषाएं दी गई हैं, या फिर कौन से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें लिखते वक्त आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो है एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। देखिए फिर घर की योजना अगर आप बना रहे हैं घर बनवाने के लिए तो उसमें सिद्धांत किस प्रकार से है, क्या सिद्धांत है उसका। फिर पहलू देखिए, घर का पहलू ऐसा होना चाहिए कि परिवार के सदस्यों को आराम में रहने में सक्षम बनाए, ये इसका पहलू होता है। फिर दूसरी हेडिंग थी कि संभावना कैसे की जानी चाहिए, किस चीज़ की। इसके बाद है कि घर अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें गोपनीयता का भी ध्यान रखना है, ये योजना में हम रखेंगे। और ये जो गोपनीयता है ये घर के बाहर भी है और अंदर भी है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बाहरी गोपनीयता रखनी है तो दरवाजे और खिड़कियों पर स्क्रीन ठीक करना। ये देखिए सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में बताया गया कि बाहरी गोपनीयता के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। इसके बाद है आंतरिक गोपनीयता। घर के अंदर अगर आपको गोपनीयता रखनी है तब क्या करनी चाहिए, कौन से कमरे को कहाँ पे बनवाना चाहिए। फिर समूहीकरण है, समूहीकरण में आपको बताया जाता है कि कौन से कमरे को किसके साथ में अटैच करके बनवाना चाहिए। अगर रसोई घर जिस जगह पे है उसके बगल में ही डाइनिंग टेबल वाला भी रूम होना चाहिए या फिर उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हॉल हो चाहे जो भी हो, जहाँ पर भी हम अपने डाइनिंग टेबल का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 कमरे के बाद हम डाइनिंग रूम अपना बनाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लिविंग रूम जो है, फैमिली रूम, डाइनिंग रूम, ये सबको कहाँ पे किस जगह पे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर घर अगर बनवा रहे हैं थोड़ा लचीलापन किस कमरे के लिए होना चाहिए, कि ऐसे कुछ कमरे होने चाहिए जहाँ पे हम बहुउद्देशीय उपयोग करते हैं। जैसे बैठक जो होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी बच्चे वहीं खेलने कूदने लगते हैं, टीवी वगैरह भी वहीं चल रही है, कभी कभी जो बच्चे हैं वहीं पढ़ाई भी करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा चाहिए। इसके बाद है व्यवहारिक विचार। व्यवहारिक विचार क्या होता है, सब परिवार में कि सबसे सलाह ले लेनी चाहिए। इसके बाद है कि आप जो भी सजावट करते हैं उन सब के अनुसार जो है आपके व्यक्तित्व भी झलकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के करना चाहिए। इसके बाद है फर्नीचर लेआउट। अपने घर अगर बनवा रहे हैं, घर बनवाने के बाद फर्नीचर लेआउट भी तैयार करेंगे, किस कमरे में कौन से फर्नीचर की आवश्यकता है, अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज, कूलर, बेड, ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के करनी है। उसके बाद जो रूम वाइज़ हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फर्नीचर कौन कौन से रूम में रखी जाएंगी। लिविंग रूम लेआउट, अगर लिविंग रूम बनाना है तो वहाँ पे किस प्रकार का लेआउट तैयार करेंगे हम, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख कर के घर बनाएंगे हम। यहाँ पे टोटली आपको बताया जाए तो घर किस प्रकार से बनवाया जाएगा, इस प्रैक्टिकल में आपको वही बनाना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जो है जो प्रैक्टिकल लिखेंगे उसके सामने वाले पेज पे इन सारी चीज़ों को भी, अगर आप अपनी फ़ाइल को सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो इसके फिगर भी आप सामने बनाते जाइएगा। फिर आगे देखिए, मेज़, अलमारी और सोफ़े की व्यवस्था किस प्रकार से है लिविंग रूम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। फर्श कैसा होगा, टेबल लैंप की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, और कमरे में केंद्र में गलीचा किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपको सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इन सब के साथ ही साथ देखिएगा लास्ट में यहाँ अपने आप से पूछने के लिए अधिक प्रश्न में कुछ बताया गया कि कमरे में प्रवेश करने पर मैं पहली बार क्या देखना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जामिनर अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या सोचेंगे,
या फिर कोई भी आपके कमरे में आ रहा है तो उसके मन में भी तो यही विचार आएगा। इसी बात को ध्यान में रख कर के आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 4 में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वाइवा में तो गृह सज्जा से पूछा जाता है। गृह सज्जा में देखिए यहाँ पे है कि जो रंग है, रंग का प्रयोग उद्देश्य में आपको गृह सज्जा के अंतर्गत रंगों के बारे में पढ़ना है। रंग पहियों व रंग योजना की तैयारी किस प्रकार से करनी है। फिर प्रस्तावना में आप रंग संयोजन के लिए रंगों में कला के सिद्धांतों का महत्व एवं रंग चक्र या रंग पहियों की जानकारी होना आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना में लिखने के बाद आप पहले रंग चक्र के बारे में लिखेंगे। रंग चक्र में जो प्रांग है वो विद्वान उनके अनुसार क्या बताया गया है कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग और चतुर्थ श्रेणी का रंग। ये सारी चीज़ें लिखेंगे आप। और फिर रंग चक्र ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार से जो प्राथमिक रंग है वो है ये जो लाल कलर, देखिए लाल, पीला, लाल, इसके बाद है पीला, फिर नीला, ये प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग की बात करें तो नारंगी, हरा और बैंगनी, ये तीनों जो हैं वे द्वितीयक रंग हैं। द्वितीयक रंग के बाद ये जो बीच बीच में है, इन दोनों को मिला के मतलब प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिला करके जो रंग बन रहा है वो मध्यवर्ती रंग होता है। इसके बाद है कि द्वितीयक और मध्यवर्ती रंग को मिलाकर के तृतीयक श्रेणी का रंग बनता है। और इसमें कौन कौन से रंग आते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछेंगे प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है, मध्यवर्ती रंग क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई दी गई हैं। यहाँ से आप इसको एकदम बढ़िया से चाहे रट लीजिएगा तो ही बेटर होगा। ठीक है, इसके बाद रंग योजना किस प्रकार से करेंगे। रंग योजना बनाते समय घर की सजावट अगर करनी है या फिर कोई चित्र बनाना है तो उसमें रंग योजना किस प्रकार से आप करेंगे, जिसमें से प्रांग ने रंग योजना को मुख्य 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें अनुरूप रंग योजना, विपरीत रंग योजना, ये सारी चीज़ें बताएगी। अनुरूप रंग योजना में देखिए एक रंगी योजना और समीपवर्ती रंग योजना, इन सब चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। समीपवर्ती रंग योजना, सबसे पहले यहाँ देखिएगा एक रंगी रंग योजना दिया गया है, फिर समीपवर्ती रंग योजना। फिर विपरीत रंग योजना में 4 चीज़ें हैं, पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना, त्रिकोण रंग योजना। फिर देखिए यही चारों जो चीज़ें दी गई हैं इनको डीपली यहाँ पे आपको समझा के बताया गया है। इन सबको करने के बाद इसके जस्ट सामने वाले पेज पे आप ये फिगर बनाएंगे कि एक रंगी योजना क्या होता है। ये जो हमारा रंग चक्र था, रंग चक्र में कोई भी एक रंग होगा वो हल्के से गाढ़े की तरफ आएगा और गाढ़े से हल्के की तरफ, मतलब एक ही रंग का होगा, बस हल्का और गाढ़ा होगा, बस ये चीज़ें बताई जाएंगी। और समीपवर्ती रंग योजना में ये जो रंग चक्र है इसमें कोई एक रंग होगा और उसके अगल बगल वाले चक्र के रंग होंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कोई एक रंग है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बगल और यहाँ पे ये बगल वाला, फिर यहाँ से अगर हमें लेना रंग ये वाला ले लिए, इसके बगल और इसके बगल, मतलब कि समीपवर्ती जो भी हम लेंगे ना रंग चक्र में से कोई एक रंग उसके अगल बगल वाला ले लेते हैं, ये समीपवर्ती रंग योजना हो जाता है। फिर पूरक रंग योजना में जो भी हम रंग चक्र का एक रंग लें उस रंग के त्रिकोण में जो उसके जस्ट सामने वाला है चक्र उसका ले लेते हैं। इसके बाद दोहरी पूरक रंग योजना में जस्ट यहाँ पे जैसे सिंगल है इसमें डबल डबल बताया गया है, 2 रंग लेना है उसके सामने सामने जो चक्र पड़ रहा है उसका रंग ले लेते हैं, तो दोहरी पूरक रंग योजना हो जाता है। इसके बाद एक खंडित पूरक रंग योजना में जैसे हमें ये वाला रंग लेना है तो इस रंग के बाद इसके सामने जो होगा उसको ना लेकर के बल्कि इसके यहाँ साइड में और उसके इस साइड में ये दोनों रंग हम ले लेते हैं, तो वो खंडित पूरक रंग योजना हो जाता है। इसके बाद त्रिकोण रंग योजना, जो रंग चक्र होता है उसमें 12 चक्र होते हैं, 12 प्लेट्स होती हैं त्रिकोण की, जिसमें से हम क्या करते हैं कि 3 ले लेते हैं त्रिकोण के जैसा। पहला जैसे यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, उसके बाद ये ले लेते हैं, इसके बाद ये वाला, और देखिए ये 3 हम ले लिए लेकिन इन तीनों के बीच उसमें भी देखो 3 छूटा हुआ है, 3 इधर छूटा है, 3 इधर छूटा है और 3 यहाँ पे भी छूटा है। देखिए 3 खंड छूटा हुआ है तो ये त्रिकोण बना रहा है, तो ये त्रिकोण रंग योजना है। आप लोग जो है लंगड़े प्रकार का प्रयोग करके आप इस फिगर को सुंदर सा बनाएंगे और इस प्रकार से दर्शा देंगे। ये जस्ट सामने वाले पेज पर आप बनाइएगा। ये चीज़ें जो हमने बताया रंग योजना के बारे में लिखने के बाद उसके जस्ट सामने वाले पेज पे आप ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद रंगों के अन्य गुण के बारे में आप लिख लेंगे कि रंगों के क्या क्या गुण हैं।
कौन सा गर्म रंग है, ठंडा रंग है, भारी रंग, हल्का रंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे थे। इसके बाद है कि गृह सज्जा में रंग चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। फिर रंग संयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो बताई जा रही हैं, इन सबको आप ध्यान से लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार के और भी आवश्यक सूचनाओं को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।